गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे वसंत भाग 2 का तीसरा पाठ हिमालय की बेटियां, जिसके लेखक हैं नागार्जुन। नागार्जुन जब हिमालय पर्वत की यात्रा पर गए तब उन्होंने सबसे अधिक नदियों की प्रशंसा की। उसी के लिए उन्होंने यह लेख लिखा है जिसे हम आज पढ़ रहे हैं, हिमालय की बेटियां। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। संभ्रांत अर्थात सभ्य या शिष्ट महिला की भांति। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। जिस तरह से एक बच्चा मौसी, मामी, दादी माँ आदि के गोद में खेलता है, उसी तरह से बचपन में वह नदियों की गोद में, नदियों की धारा में डुबकियाँ लगाता है। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो कुछ और रूप ही सामने था। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी अर्थात भावों का स्वरूप, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदानों में जाकर। क्योंकि मैदानों में आपने नदियों को बिल्कुल शांत देखा होगा। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। बाल लीला अर्थात जहाँ से निकलती हैं, कैसे भागी चली जाती हैं हंसती खेलती हुई, लेकिन मैदानों में जाकर बिल्कुल शांत हो जाती हैं। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी, महान पिता अर्थात हिमालय पर्वत जिन्होंने इन नदियों को जन्म दिया, अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधित्यकाएँ अर्थात ऊपर उठी हुई भूमि, सरसब्ज उपत्यकाएँ अर्थात नीचे की ओर बैठी हुई भूमि, सरसब्ज अर्थात हरी भरी। ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। कितनी चंचल होती हैं नदियाँ, है ना। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। अर्थात ये दोनों नदियाँ समुद्र में जाकर समा जाती हैं। जिन्होंने मैदान में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर
और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। तो समुद्र को क्या कहा है? नदियों का पति कहा है। सौभाग्यशाली है समुद्र जिसे नदियों का पति कहा गया है। और समुद्र का ससुर कौन हुआ? हिमालय पर्वत। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था कि वेत्रवती अर्थात बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, अर्थात बेतवा नदी को अपने प्रेम का दान देते जाना। तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस कवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी, घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा, अर्थात पहाड़ों में नदियों का कोई और रूप है और समतल मैदानों में नदियों का कोई और रूप है। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन बेटियों के रूप में देख लें इन्हें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताजा हो गया। तो लगा मैं गुनगुनाने, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित तुम चुपचाप हिमालय, प्रकृति नदी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो बच्चों, लेखक और कवियों ने नदियों का किस प्रकार मानवीकरण किया है। मानवीकरण अर्थात निर्जीव चीज़ों पर मानव स्वभाव का आरोप कर देना। इस पाठ में नदियों का कई रूपों से मानवीय रूपों में देखा गया है, जैसे कि काका कालेलकर नदियों को लोक माता मानते हैं, कवि कालिदास ने उन्हें प्रेयसी माना है, लेखक उन्हें बेटी और बहन के रूप में देखता है। तो बच्चों, कैसा लगा ये पाठ? कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।